जय हिंद साथियों। कैसे हो सब आप? मैं आपका साथी, आपका दोस्त, कुछ भी समझो, एक एक खत्री लेक्चरर हिंदी। तो हम लोगों ने कक्षा 10 की बातें कर ली। जो पद्यांश वाला पोर्शन था उसकी बात हमने कर ली। आज हम गद्यांश के जो पाठ है आपके, मतलब गद्य वाले पाठ, मतलब पद्य वाले पाठों की बात हमने कर ली और गद्यांश और पद्यांश की भी बात कर ली। ठीक है, तो आज हम गद्य वाले पाठों की बात करेंगे। तो पहला गद्य का पाठ है आपके स्वयं प्रकाश का। किसका? स्वयं प्रकाश का। सबसे पहले आपका तरीका अपना वही है कि सबसे पहले आपको जन्म मृत्यु ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? जन्म मृत्यु कवि की ध्यान में रखनी है, मतलब लेखक परिचय आपको आना चाहिए। तो स्वयं प्रकाश के बारे में हम देखेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1947। कहाँ पर हुआ पूछ ले आपको? इंदौर के एमपी, इंदौर शहर है ना, इंदौर एमपी में, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म 1947 में हुआ। जब अपना देश आजाद हुआ उसी टाइम इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2019 में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 2019 में हुई थी। और इनकी एक पत्रिका थी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद हो तो, वसुधा पत्रिका। किसकी थी पूछ ले? ये भी स्वयं प्रकाश की पत्रिका थी। वसुधा पत्रिका स्वयं प्रकाश की पत्रिका थी। अब हम कुछ इनकी रचनाएं देख लें। तो पहली रचना इनकी सूरज कब निकलेगा। कौन सी है? सूरज कब निकलेगा। फिर आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी। फिर है आदमी जात का आदमी। और कुछ ध्यान में रखो, इनके दो उपन्यास है। अगर आपसे पूछ ले कोई, तो बीच में विनय, बीच में विनय, ये इनका क्या है? उपन्यास है, बीच में विनय। और एक उपन्यास है इनका ईंधन। कौन सा है? ईंधन उपन्यास है स्वयं प्रकाश का। तो अब सीधा क्वेश्चन आ जाए, स्वयं प्रकाश का लेखक परिचय करें तो आप क्या करोगे? स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 2019 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। इनके दो उपन्यास है, बीच में विनय और ईंधन। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली, वसुधा पत्रिका। ये आप लिख देना। आपका क्वेश्चन अगर 4 नंबर का, 5 नंबर का, कितना भी होगा, तो एग्जामिनर को पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो ये हो गया इनका कवि परिचय। अब हम देखेंगे इसका जो पाठ है, इनका पाठ का नाम क्या है। देखो, अब गद्य में आपको क्या, हर पाठ की विधा भी ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? विधा भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इनका पाठ है नेताजी का चश्मा। पाठ का नाम क्या? नेताजी का चश्मा। इस पाठ की विधा क्या है? कहानी। विधा क्या है? कहानी। विधा किसे कहते हैं? पाठ का प्रकार। विधा किसे कहते हैं? सीधा क्वेश्चन आ जाए, विधा किसे कहते हैं? विधा यानी पाठ का प्रकार। पाठ कहानी है या नाटक है या फिर उपन्यास है क्या? विधा मतलब पाठ का प्रकार। पाठ क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है क्या? तो विधा उसे कहते हैं। तो हर पाठ की गद्य में आपको विधा बता रखनी है और बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। हर कोई नहीं बताता आपको क्लास में, आपने भी पढ़ा होगा, तो विधा का नहीं बताते हैं। मैंने ये बताने की कोशिश करी और पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था और इस बार भी आएगा। ठीक है, और अर्धवार्षिक में भी विधा का क्वेश्चन आया था, तो अब भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो हर पाठ की विधा आपको ध्यान में रखनी है। आप चिंता ना करें, दोनों किताबों की एक समरी यहाँ बना के आपको दे दूंगा, बेफिक्र रहे आप। ठीक है, इस पाठ की विधा है कहानी। विधा क्या है? कहानी। नेताजी का चश्मा क्या, आपसे कोई सीधा पूछ ले तो क्या लिखोगे? कहानी है। क्या है? कहानी। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या है? नेताजी के चश्मे पार्ट में, इस पार्ट में देशभक्ति दी गई है। कैप्टन के माध्यम से देशभक्ति का पाठ में पढ़ाया गया है। कैप्टन किस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति गंभीर है। वो स्वतंत्रता सेनानी भी था कैप्टन। ठीक है, लंगड़ा था लेकिन स्वतंत्रता सेनानी था। और किस तरह अपनी देशभक्ति, जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ो तो ही आप देशभक्त हो। आप समाज में रहकर भी देश की भक्ति कर सकते हो, देश के लिए काम कर सकते हो। मतलब इसने स्वतंत्रता जो सेनानी था सुभाष चंद्र बोस, उनका सिर्फ चश्मा ही चेंज किया। ये भी एक देशभक्ति है। ठीक है साथियों, देशभक्ति को आप डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते। देशभक्ति की परिभाषा बहुत बड़ी है। कभी मैंने क्लास में जैसे बता रखी है, लेकिन यहाँ बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, आप सोचोगे यार बहुत ज्यादा बता दिया, तो ऐसा हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम शुरू कर रहे हैं स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा। इस पार्ट में क्या है, तो ये सबसे पहले ध्यान में रखना, इसकी विधा कहानी है। क्या है? कहानी। ये कहानी एक छोटे से कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी मतलब एक चौक है, चौराया है, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या लगी है? मूर्ति लगी है, प्रतिमा लगी है, उसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें चश्मा नहीं उतारा गया। मूर्ति तो किसी ने बना दी, लेकिन उसने चश्मा नहीं बनाया, यानी चश्मा बनाया नहीं। एक बुजुर्ग जो कैप्टन है, जो चश्मा बेचने वाला दुकानदार है और स्वतंत्रता सेनानी भी है, मतलब एक बुजुर्ग है कैप्टन, जिसका काम है अपना चश्मे बेचने का। ठीक, वो नेताजी की मूर्ति के पास अपनी दुकान लगाता है। वो क्या करता है, भाई मूर्ति पे चश्मा है नहीं, तो वो रोज चश्मा उसका लगा देता है। भाई कोई कस्टमर आया कि मुझे ये चश्मा चाहिए, तो कस्टमर को वो चश्मा दे देता है और नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। तो ये भी इसकी देशभक्ति है। ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसकी मतलब जो भावनाएं हैं, जो भाव है, ये भी देशभक्ति है। ठीक है, बुजुर्ग कैप्टन अपनी गहरी श्रद्धा से मूर्ति पर असली चश्मा चढ़ाता है और मौसम या पक्षियों से खराब होने पर उसे बदलता रहता है। अगर चश्मा खराब हो जाए कभी मौसम से, पक्षियों से, तो भी उस चश्मे को बदल देता है और दूसरा कस्टमर ले भी ले तो भी बदल देता है। ठीक है, हालदार साहब
अब एक है हालदार साहब जो डेली कंपनी के काम से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कंपनी के काम से जाते हैं। हालदार साहब जो कंपनी के काम से नियमित रूप से उस रास्ते से गुजरते हैं, इस नज़ारों को देखते हैं और कैप्टन की सच्ची देशभक्ति से प्रभावित होते हैं। अब एक तो कैप्टन हो गया पात्र, देखो गद्य में आपको पात्र भी ध्यान रखना है। इस पार्ट में कौन कौन से पात्र हैं, ठीक, पात्र यानी कैरेक्टर, जैसे कैप्टन है, हालदार है, पान वाला है, खूब सारे कैरेक्टर हैं, तो उन पात्रों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो हालदार साहब डेली अपनी कार से मतलब जीप से लेके जाते हैं और वहाँ रुकते हैं पान वाले के पास, वो रोज देखते हैं और उसकी देशभक्ति, किसकी देशभक्ति, कैप्टन की देशभक्ति से प्रभावित होते हैं। लेकिन एक दिन क्या हो जाती है, कैप्टन की मृत्यु। कैप्टन की मृत्यु के बाद चश्मा बदलना बंद हो जाता है। अब वो हालदार साहब हो रहते हैं, तो एक दिन देखते हैं यार चश्मा बदला ही नहीं, क्या हुआ, तो पान वाले से पूछते हैं, उसकी तो मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और मूर्ति फिर अर्धरंगी रह जाती है, मतलब अर्धरंगी कैसी, नेताजी की मूर्ति अगर उस पर चश्मा नहीं है तो मूर्ति अर्धरंगी रह जाती है। कहानी दिखावटी सम्मान के विपरीत सच्ची देशभक्ति, त्याग, समाज की उदासीनता पर गहरा व्यंग्य करती है, ठीक है साथियों। तो कुल मिला के इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने देशभक्ति पर बात की है। तो ये कहानी दिखावटी समान, कई बार हम दिखाओ में बहुत कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब वो कैप्टन चश्मे वाला था, उसे कोई जरूरी नहीं कोई देखे कोई कुछ कहे, उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसका काम था रोज मुझे ये करना है, तो वो करता था, रोज मूर्ति पे चश्मा चढ़ाता था, ठीक है। तो ये सच्ची देशभक्ति, त्याग और समाज की उदासीनता पर गहरा व्यंग्य करती है। तो वही कैप्टन था तब तक तो उसने नेताजी का चश्मा चेंज किया, अब वो चला गया तो समाज उदासीन है, बाकी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उस पर व्यंग्य भी करती है। तो इसे व्यंग्यात्मक कहानी भी आप कह सकते हो। कुल मिला के ये नेताजी की मूर्ति के आसपास ये कहानी घूमती है, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, दूसरा पार्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र प्रकार या विधा रेखा चित्र। अब हम देखेंगे इनका कवि परिचय। सबसे पहले मैंने कहा ना, कवि परिचय हर लेखक का आपको आना चाहिए। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ, 1902 में। जन्म कब हुआ, 1902 में। कहां पर, बिहार राज्य में। कहां पर, बिहार राज्य, जहां पर मुजफ्फरपुर जिला, बिहार राज्य के मुजफ्फर, एक मिनट ना मैं इसको हटा के लिख देता हूँ ना, शॉर्ट में लिखते हैं हम, एक मिनट, ये पेन वाला थोड़ा लपड़ा है, एडजस्ट करना आप, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, 1902 में। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर, ये नाम ही अलग है उनके ना, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में, जिले के बेनीपुर गांव में, इसलिए इन्होंने नाम के आगे क्या लिखा, बेनीपुरी, ठीक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। मृत्यु कब हुई, 1968 में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अम्बपाली, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, और एक दो पत्रिकाएं, जैसे इनकी पत्रिकाएं हैं वो ध्यान रख लेना आप। एक है भारत, कौन सी पत्रिका है, भारत। एक है किसान मित्र, तरुण भारत है ना, तरुण भारत किसान, ये दो इनकी पत्रिकाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1968 में हो गई। अब क्वेश्चन आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी का कवि परिचय या राम वृक्ष बेनीपुरी का लेखक परिचय लिखे, तो क्या लिखोगे, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं अम्बपाली, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब हैं, ठीक है। और इनकी दो पत्रिकाएं तरुण भारत और किसान मित्र है। ये आप लिख दोगे, आपको 5 में से 5 या 4 में से 4 जितने नंबर का क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। हमें देखो कम लिखना है, अच्छा लिखना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, मैं हर बार कहता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बाल गोविंद भगत, तो राम वृक्ष बेनीपुरी इनके लेखक है। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। पाठ की विधा क्या है, रेखा चित्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये चीज है ना, ये लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इनसे आप छोटा क्वेश्चन भी कर सकते हो, बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो अब इस रेखा चित्र में क्या है, तो इस रेखा चित्र में हम देखेंगे, ये रेखा चित्र एक साधारण गांव के किसान बाल गोविंद भगत की सच्ची भक्ति और सरल जीवन का मार्मिक चित्रण है। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए, बाल गोविंद भगत पाठ में क्या है, तो इस पाठ में है एक साधारण गांव का किसान है बाल गोविंद भगत, उसकी सच्ची भक्ति, उसकी जो सच्ची भक्ति है और जो उसका सरल जीवन है, उसका क्या है, मार्मिक चित्रण है। बाल गोविंद कबीरपंथी ग्रस्त संत है। ये कबीरपंथी थे, कैसे थे, कबीरपंथी ग्रस्त संत। ग्रस्त यानी इनका परिवार भी था, ठीक है। ये ग्रस्त संत थे, तो दिन में खेत जोतते हुए कबीर सूरदास के भजन गाते और रात में भी भजन करते। दिन में जब ये खेत जोतते हुए भी कबीरदास जी सूरदास जी के भजन गाते और रात में क्या करते, उनके भजन करते। उनकी पत्नी की भी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी की मतलब समय से पहले मृत्यु हो गई, तो
मृत्यु के बाद भी वे भक्ति में डूबे रहे। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी ये किस में डूबे रहे? भक्ति में डूबे रहे। इकलौते पुत्र के विवाह के बाद बहू को उनके रात्रि भोजन से परेशानी हुई, घर में कलह बढ़ा, वो अलग रहने लगे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? इकलौता पुत्र था, उसकी शादी हुई और बहू को उनके रात्रि भोजन से क्या हुई? परेशानी हुई, घर में क्या बढ़ गया? कलह बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गई। वे क्या रहने लगे? अलग रहने लगे। क्या रहने लगे? अलग रहने लगे। बाद में पुत्र की मृत्यु पर भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा। और एक क्वेश्चन आता है कि इनकी भक्ति का चरम उत्कर्ष कब दिखा गया? कब देखा गया बताओ? जब इनका इकलौता पुत्र मरा था। इनका इकलौता पुत्र मरा था जब इनका क्या है, मतलब वो भक्ति की चरम सीमा देखी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब उनकी वो बहू थी ना, क्या नाम है, एक बहू के लिए वर्ड आता, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मुझे याद करना दो, एक मिनट है ना। हाँ, बाद में इन्होंने अपनी बहू की भी दूसरी शादी का इन्होंने दे दिया कि भाई आपकी अभी उम्र नहीं है, आप दूसरी शादी कर लो। ठीक है, तो अंत में एक रात भजन गाते गाते शांति पूर्वक और लोग सिधार गए। ये रचना सच्ची भक्ति, शक्ति, त्याग और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती है। वापस देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में। उनकी मृत्यु 1968। रचना बाल गोविंद भगत की विधा रेखा चित्र है। प्रमुख रचनाएं अम्बपाली, पतितों के देश में, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब। ये रेखा चित्र एक साधारण गांव के किसान बाल गोविंद भगत की सच्ची भक्ति और सरल जीवन का मार्मिक चित्रण करता है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी ग्रस्त यानी घर बसा हुआ संत है, जो दिन में खेत जोतते हुए कबीर सूरदास के भजन गाते और रात में भी भजन करते थे। उनकी पत्नी की समय से पहले क्या होगी? डेथ हो गई। एक मिनट ना, ये पेन, उनकी पत्नी की समय से पहले डेथ हो गई, फिर भी वे भक्ति में डूबे रहे। इकलौते पुत्र के विवाह के बाद बहू को उनकी रात्रि भजन से क्या हुई? परेशानी हुई, तो घर में कलह बढ़ा, वो अलग रहने लगे। बाद में पुत्र की मृत्यु हो गई, उन्होंने भजन नहीं छोड़ा। लास्ट में अपनी जो बहू थी ना, इनकी बेटे की जो बीवी, उसको भी बोले कि आप दूसरी शादी कर लो। ठीक है, तो पुनर्विवाह का भी समर्थन इस पाठ में किया गया है। अंत में एक रात भजन गाते गाते शांतिपूर्वक ये बाल गोविंद भगत भी परलोक सिधार गए। ठीक है, ये रचना सच्ची भक्ति की शक्ति, त्याग और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती है। ये रचना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सच्ची भक्ति की शक्ति, त्याग और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती है। कि देखो, पुनर्विवाह पर भी इन्होंने जोर दिया, आप देखना। और इसमें ये शब्द है जैसे पतो, पतो किसे कहते हैं? पतो यानी बेटे की पत्नी, बहू। ठीक है, और महीनों का नाम भी इसमें आया, कार्तिक आया, फागुन आया, माघ आया, महीनों का नाम ध्यान रखना। और इन गंगा इनके घर से कितनी दूर थी वो भी ध्यान में रखना, करीब 30 कोस पर गंगा थी, ऐसी लाइन आई है, वो भी आपको ध्यान में रखना। वो बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बात करेंगे तो फिर ये क्लासें हो जाएगी क्या बड़ी, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला पार्ट है यशपाल। अगला पार्ट किसका है? यशपाल का। तो यशपाल का सबसे पहले आपको परिचय, परिचय तो हर कवि का आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बिना परिचय के तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। आगे देखो, परिचय। यशपाल का जन्म 1903 में, यशपाल का जन्म कब हुआ? 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, फिरोजपुर छावनी में। ठीक है, इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। यशपाल की प्रमुख रचना दादा कामरेड, पिंजरे की उड़ान, तरक का तूफान, अमिता और एक दिव्या, इनकी बहुत पॉपुलर रचना जो यूपीएससी में सिलेबस में लगती है। ठीक है ना, वापस देखो, यशपाल का जन्म कब हुआ? पूछ ले सीधा। तो इनका जन्म 1903 में, मृत्यु 1976 में। ठीक है, और जन्म कहाँ पर हुआ? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। ठीक है, प्रमुख रचना दादा कामरेड, पिंजरे की उड़ान, तरक का तूफान, अमिता और दिव्या, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया इनकी रचना। और एक इनका उपन्यास अगर आप याद रखो तो झूठा सच, झूठा सच अच्छा उपन्यास है, अगर आप बाद में टाइम मिले तो आपको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए, यशपाल का परिचय लिखे तो क्या लिखोगे? यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ, इनकी मृत्यु 1976 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं दादा कामरेड, पिंजरे की उड़ान, तरक का तूफान, अमिता और दिव्या है, और इनका उपन्यास झूठा सच है। ठीक है, ये हो गया कवि परिचय। ठीक है साथियों, अब हम आगे देखते हैं। और अब ये पार्ट है इनका लखनवी अंदाज। पार्ट कौन सा? लखनवी अंदाज। इस पार्ट की विधा क्या है? व्यंग्य। विधा क्या है? व्यंग्य। इस पार्ट की विधा है व्यंग्य। विधा हर पार्ट की गद्य वालों की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब देखो इस पार्ट में क्या है। इस पार्ट में जो नवाबी ठरका होता है ना, उसके बारे में बताया। एक नवाब साहब होते हैं जो ट्रेन में बैठे रहते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, नवाब साहब ट्रेन में बैठे रहते हैं और लेखक भी सेकंड क्लास डब्बे में चढ़ता है। देखता है सामने नवाब साहब तौलिया बिछा के खीरा काट रहे हैं, खीरे पे नमक मिर्ची सब लगा के एकदम तैयार कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, उनको खाएंगे खीरे को, है ना, बड़े से कर देते हैं। और लास्ट में उसको नाक के पास लाके सूंघते हैं, सूंघ कर उस खीरे को बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंक देते, कभी भी ताजुब में इतनी मेहनत करी और बाहर फेंक दिया, तो कभी कह रहा है। और बाद में क्या है,
वो फेंकने के बाद डकार भी लेते हैं कि खाया भी नहीं और डकार भी आ रही है, ये क्या सीन है। तो वो कह रहा है जिस तरह बिना खाए अगर पेट की पूर्ति हो सकती है, यानी उदर की पूर्ति, पेट भर सकता है, तो बिना पात्रों के, बिना संवाद के कहानी क्यों नहीं हो सकती, कविता क्यों नहीं हो सकती। तो इन्होंने ये पाठ लिख दिया, कौन सा, लखनवी अंदाज, ठीक है, उन पे पाठ ही लिख दिया लेखक ने। लेखक कौन है, यशपाल, ठीक है। आपने ये पाठ पढ़ा होगा, आपसे भी, आपके भी ऊपर से गया होगा, जैसे भाई खीरा ऊपर ऊपर से गया, बाहर फेंक दिया और फिर भी डकार आ गई, वैसे ये पाठ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पाठ में क्या है, ठीक है। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी, व्यंग्य और कहानी भी, ठीक है। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी लखनऊ की नवाबी तहजीब के दिखावे और खोखलेपन पर करारा प्रहार करती है। जो लखनऊ का नवाब है, जो उसकी तहजीब है, जो दिखावा है, मतलब वो दिखा रहा है ना, खीरा खा खा के, खा नहीं रहा, उसको दिखा रहा है, दिखावे और खोखलेपन पर करारा प्रहार करती है। लेकिन ट्रेन यात्रा के दौरान सेकंड क्लास डिब्बे में चढ़ते हैं, लेखक किसमें चढ़ते हैं, ट्रेन यात्रा के दौरान सेकंड क्लास डिब्बे में चढ़ते हैं, जहाँ एक नवाब साहब पहले से बैठे हैं, वो चढ़ रहे हैं, नवाब साहब पहले से वहां बैठे हैं। नवाब साहब बड़े शान और शौकत से खीरा काटते हैं, शान और शौकत से खीरा काटते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं, सूंघते हैं, स्वाद का आनंद लेते हुए आंखें मूंदते हैं, मतलब सूंघते सूंघते स्वाद का आनंद लेते हुए आंखें बंद करते हैं, लेकिन एक भांग भी मुंह में नहीं लेते, मतलब एक टुकड़ा सा भी मुंह में नहीं डालते, और सब खिड़की से क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। मतलब जो इतनी मेहनत करी और सुबह सुबह उसको खिड़की से बाहर फेंक दे, और अंत में कल्पना मात्र से पेट भरने की तरह डकार लेते हैं, और बाद में ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने खीरा खाया और डकार भी लेते हैं। लेखक इससे प्रेरित होकर सोचते हैं कि जैसे खीरे की कल्पना से भूख मिट सकती है, नहीं, खीरे की कल्पना मात्र से क्या मिट सकती है, भूख मिट सकती है, वैसे ही बिना कथ्य, बिना कथा के, वैसे ही बिना पात्रों के या बिना घटना के नई कहानी लिखी जा सकती है। मतलब जिस तरह नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकते हैं, वैसे ही बिना कथ्य के, बिना पात्र के, बिना घटना के नई कहानी भी लिखी जाती है, ठीक है। ये कहानी सामंती वर्ग की पतनशीलता और दिखावटी शिष्टाचार पर गहरा व्यंग्य करती है। तो कुल मिला के नवाब साहब के बारे में बताया गया, इसमें भी 2-3 पात्र है, ज्यादा पात्र नहीं है। पात्रों के नाम ध्यान में रखना, घटना ध्यान में रखना, और इसका मतलब क्या है, कुल मिला के ये लाइन है, इससे इस पाठ का सारांश निकलता है कि लेखक इससे प्रेरित होकर सोचते हैं कि जैसे खीरे की कल्पना से भूख मिट सकती है, खाली खीरा को सूंघा, देखा, फेंक दिया तो पेट की भूख मिट सकती है, वैसे ही बिना कथ्य के, बिना पात्र के, बिना घटना के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। और ये कहानी सामंती वर्ग की पतनशीलता, दिखावटी शिष्टाचार पर गहरा व्यंग्य करती है, ठीक है साथियों। मेरे हिसाब से आपके ये कवर हो गया होगा, ठीक है। अगला पार्ट है मनु भंडारी, कौन सा, मनु भंडारी। अब सबसे पहले कवि परिचय तो हम देखते ही हैं। तो कवि परिचय में आपको ध्यान में रखना है मनु भंडारी के बारे में। मनु भंडारी का सबसे पहले जन्म, क्या ध्यान में रखना है, मनु भंडारी का जन्म, जन्म कब हुआ मनु भंडारी, बताओ आप, 1931 में। कब हुआ, 1931 में। मृत्यु कब हुई, 2021 में, ठीक है। तो अब देखो इसका परिचय शॉर्ट में आप देख लो। मनु भंडारी का जन्म आपसे पूछ ले तो मनु भंडारी का जन्म 1931 में राजस्थान के भानपुरा नामक गांव में, राजस्थान के भानपुरा नामक भानपुरा नामक गांव में, अपने राजस्थान में हुआ, ठीक है ना, भानपुरा नामक गांव में। ये गांव कहाँ है, राजस्थान में। मनु भंडारी का जन्म 1931 में राजस्थान के भानपुरा नामक गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु 2021 में हुई। मृत्यु कब हुई, 2021 में। इनकी प्रमुख रचनाएं आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच, मुस्कान, और भी है, मैं हार गई। आप 2-4 रचनाएं इनकी याद रखना, कम से कम 4 रचनाएं तो आपको याद होनी चाहिए। मैं हार गई, 1 प्लेट सैलाब, 1 प्लेट सैलाब, 1 प्लेट सैलाब होगी। और इनकी रचना है यही सच है, यही सच है। तो 4-5 रचना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको कम से कम 4 रचनाएं ध्यान में रखनी है। बड़ा क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन आ जाए तो भी। जैसे अब क्वेश्चन आएगा मनु भंडारी का लेखक परिचय करें, तो क्या लिखोगे, मनु भंडारी का जन्म 1931 में राजस्थान के भानपुरा नामक गांव में हुआ था, इनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, मैं हार गई, 1 प्लेट सैलाब, और यही सच है। ये आप लिख देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं इनका जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है, एक कहानी ये भी। पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है एक कहानी ये भी। इस पाठ की विधा क्या है, आत्मकथा। देखो कहानी लिखा हुआ है, आपको कहानी नहीं कर देना है। पूछा जा सकता है कि मनु भंडारी की रचना एक कहानी यह भी की विधा क्या है, तो आपको कहानी दिखे और कहानी चेप दो, ऐसा नहीं करना है। इस पाठ की विधा क्या है, आत्मकथा है, अपने बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में सब कुछ लिखना, वही है आत्मकथा, ठीक है ना। आत्मकथा आदमी खुद लिखता है, जीवनी दूसरा लिखता है। इसे जीवनी मरने के बाद लिखी जाती है, आत्मकथा जीते जी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इस पाठ की विधा क्या है, आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा, ठीक है। इस आत्मकथा में क्या है, मनु भंडारी के जो बचपन के दिन थे, कॉलेज के दिन थे, उनके घर का जो वातावरण है,
मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, वो सब चीजें इन्होंने बताई है। इनकी एक अध्यापिका थी, कौन थी? शीला अग्रवाल। और पिताजी का उनका शक्की स्वभाव, उनके बारे में बताया है। ठीक है। और माँ का भी स्वभाव बताया है कि माँ इसकी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन धैर्य उनमें धरती से भी ज्यादा था। सहन शक्ति उनमें कैसी थी? धरती से भी ज्यादा थी। अपनी माँ के बारे में ये बता रही है। ठीक है। और कुछ उपन्यासों का भी इसमें जिक्र हुआ था, जैसे शेखर जीवनी का नाम आया था, जिनेंद्र का त्याग पत्र है, भगवती प्रसाद का चित्रलेखा है, उनकी भी चर्चा हुई। और इनकी अध्यापिका है शीला अग्रवाल, जो हिंदी की अध्यापिका है, उनसे भी चर्चा हुई थी, उनके बारे में भी चर्चा हुई थी। और किस तरह ये लीडरशिप करती थी उसकी भी इस पार्ट में चर्चा हुई। ये पार्ट आपने पढ़ा होगा। और अब हम इसकी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों। तो देखो, अब मनु भंडारी की पाठ का नाम है एक कहानी, ये भी पाठ की विधा आत्मकथा। ये आत्मकथात्मक पाठ लेखिका मनु भंडारी के बचपन और लेखन यात्रा की शुरुआत का मार्मिक चित्रण है। इस पाठ में क्या है? मनु भंडारी के बचपन और लेखन यात्रा की शुरुआत इन्होंने जब करी, उसकी यात्रा का मार्मिक चित्रण है। वे अपने परिवार, माता पिता के स्वभाव, भाई बहनों के साथ खेलकूद और अजमेर के घरेलू वातावरण का वर्णन करती है। इस पाठ में वे अपने परिवार का वर्णन करती है। इस पाठ में माता पिता के स्वभाव के बारे में वर्णन करती है। जैसे बताया ना, पिता उनके शक्की स्वभाव के थे, माता में इतना धैर्य था, धरती से भी ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति माँ में बताई है। ठीक है। भाई बहनों के साथ खेलकूद का वर्णन किया है। और अजमेर का जो उनका घरेलू वातावरण था उसका भी चित्रण किया, क्योंकि इनके पिताजी अजमेर में नौकरी करते थे ना। माता पिता के अलगाव की गहरी पीड़ा, पिता के साथ रहते हुए नई माँ के आने के बाद उपेक्षा और माँ के स्नेह की कमी उन्हें सालती थी। अब कह रहे हैं, देखो माता पिता अलग हो गए, उनकी गहरी पीड़ा का चित्रण है। पिता के साथ रहते हुए नई माँ के आने के बाद, यानी नई माँ आ गई, उनके बाद उनकी किस तरह उपेक्षा हुई, और माँ के स्नेह की जो इन्हें कमी मिली, जो इनकी रियल माँ थी, और बाद में दूसरी माँ आई जो उनकी कमी इन्हें बार बार सालती थी, उसका भी चित्रण किया है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव इन पर पड़ा है। स्वतंत्रता आंदोलन का भी बताया ना, आजाद हिंद फौज का जिक्र हुआ है। आजाद हिंद फौज की एक जो सिलसिला चला था, उसकी भी चर्चा पाठ में ही आपने पढ़ा हो तो। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। कॉलेज में प्राध्यापिका, इनकी जो लेक्चरर थी हिंदी की, शीला अग्रवाल की प्रेरणा से लेखन की शुरुआत के पड़ाव दिखाई गए हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, मनु भंडारी ने लेखन की प्रेरणा किससे ली है? अध्यापिका शीला अग्रवाल, इनकी लेक्चरर थी प्राध्यापिका। जैसे मैं हिंदी का लेक्चरर हूँ, वैसे ही है, हिंदी की लेक्चरर थी कौन? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। इनसे प्रेरणा ली और लेखन के शुरुआती पड़ाव इस पाठ में दिखाए गए। कुल मिलाकर ये एक साधारण लड़की के असाधारण लेखिका बनने की भावनात्मक यात्रा और जीवन अनुभवों की कहानी है। इसमें क्या, कुल मिलाकर एक साधारण लड़की है। कौन है साधारण लड़की? मनु भंडारी। और असाधारण लेखिका, ये असाधारण लेखिका है क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं। अगर इसमें साधारणता होती तो कौन पढ़ता? कुछ ना कुछ इसमें था, तभी एनसीईआरटी जैसे पाठ्यक्रम में मनु भंडारी को लिया गया है। तो उन लेखिका बनने की, यानी लेखिका ये किस तरह बनी कि भावनात्मक यात्रा और जीवन यात्राओं की अनुभवों की कहानी। एक बार वापस देखो, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आत्मकथा ज्ञान, ये आत्मकथात्मक पाठ लेखिका मनु भंडारी के बचपन और लेखन यात्रा की शुरुआत का मार्मिक चित्रण है। वो अपने परिवार, माता पिता के स्वभाव, भाई बहनों के साथ खेलकूद, अजमेर के घरेलू वातावरण का वर्णन करती है। माता पिता के अलगाव की गहरी पीड़ा, पिता के साथ रहते हुए नई माँ के आने के बाद उपेक्षा और माँ के स्नेह की कमी उन्हें सालती रहती है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, कॉलेज में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की प्रेरणा और लेखन की शुरुआत के पड़ाव इसमें दिखाए गए। कुल मिलाकर ये एक साधारण लड़की के असाधारण लेखिका बनने की भावनात्मक यात्रा और जीवन अनुभवों की कहानी है। ठीक है साथियों। तो कहानी नहीं है, ये आत्मकथा, ये ध्यान रखना। क्या है? आत्मकथा। भाई कहानी के रूप में है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। विधा क्या है इस पाठ की? आत्मकथा। ठीक है साथियों। अगला पाठ है यतीन्द्र मिश्र। अगला पाठ कौन सा है? यतीन्द्र मिश्र। इस पाठ की विधा क्या है बताओ आप? यतीन्द्र मिश्र, इस पाठ की विधा क्या है? इस पाठ की विधा है व्यक्ति चित्र। यतीन्द्र मिश्र के पाठ का नाम तो है नौबत खाने में इबादत। एक मिनट रुको, पाठ का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। पाठ का नाम सबसे पहले ध्यान में रखना, नौबत खाने में इबादत। इस पाठ की विधा क्या है? व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। और विधा क्या है? नौबत खाने में इबादत। ठीक है। अब हमें ध्यान में रखना है यतीन्द्र मिश्र का जन्म। सबसे पहले जन्म का तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो कवि परिचय का है ना। जन्म मतलब कवि परिचय का दो क्वेश्चन आते हैं करीबन। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ था। जन्म कहाँ पर? अयोध्या, जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है। अयोध्या कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ था। इनकी मृत्यु का जिक्र मुझे अभी तक मिला नहीं। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत और इसकी विधा है व्यक्ति चित्र। अब इनकी रचना आपको ध्यान में रखनी है। एक रचना इनकी यदा कदा। कौन सी रचना? यदा कदा, इंपॉर्टेंट रचना, ध्यान में रखना। यदा कदा। फिर है अयोध्या तथा अन्य कविताएं। कौन सी है? अयोध्या तथा अन्य कविताएं। फिर है ड्योडी पर आलाप। फिर कौन सी है? ड्योडी पर आलाप। ये तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आएगा। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योडी पर आलाप। ठीक है साथियों। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये रचना किसकी है? यतीन्द्र मिश्र की। ठीक है। नौबत खाने में इबादत पाठ है। पाठ की विधा है व्यक्ति
चित्र, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है साथियों, यतीन्द्र मिश्र के बारे में ये हो गया। अब इस पाठ में क्या है, इस पाठ में क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक व्यक्ति चित्र, एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है। ठीक है, और कौन से व्यक्ति का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संगीत शहनाई वादक थे वो, उसके बारे में इसमें चर्चा हुई है और पाठ आपने शायद क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम इसका सारांश देखेंगे। पूरा पाठ तो देखने का मतलब नहीं है क्योंकि ये आपने क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है साथियों, अब देखो ये रेखा चित्र विश्व प्रसिद्ध रेखा चित्र, ये व्यक्ति चित्र एक ही बात है। ठीक, ये रेखा चित्र विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन और संगीत साधना का हृदय स्पर्शी चित्रण है। सीधा जाए नौबत खाने में इबादत पाठ का मूल विषय क्या है, तो क्या लिखोगे, शहनाई वादक। पहले तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई। प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन और संगीत साधना का इसमें चित्रण मिलता है। नौबत खाने की इबादत पाठ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन और संगीत साधना का चित्रण मिलता है। हो गया। लेखक उनके बचपन का वर्णन करता है। लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। किसके बचपन का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करते हैं। 1916 में डूमराव बिहार में संगीत प्रेमी परिवार में जन्म हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज, जहाँ शहनाई को इबादत मानते हैं। शहनाई को क्या मानते हैं, इबादत। मतलब जो वाराणसी में एक मंदिर है काशी, ठीक, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर, नौबत खाने में शहनाई को क्या मानते हैं, इबादत। मुस्लिम होके भी हिंदू मंदिरों में ये शहनाई बजाया करते थे। ठीक है, खां साहब बनारस गंगा और डूमराव से गहरा लगाव रखते थे। इनका गहरा लगाव था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, बनारस से, गंगा से और डूमराव से। ठीक है, शहनाई की नरकट, शहनाई होती है ना जो उसकी नरकट, एक मिनट है ना, शहनाई की नरकट, शहनाई, एक मिनट यार पेन कहाँ चला गया, 1 मिनट। अब देखो, शहनाई की नरकट डूमराव की ही पसंद करते थे। शहनाई की नरकट होती है ना वो, उनको डूमराव की पसंद थी, दूसरी जगह की पसंद नहीं थी। डूमराव एक जगह का नाम है। ठीक है, तो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। मुस्लिम होने पर भी हिंदू मंदिरों में वो वादन करते थे, यानी गायन करते थे, ये शहनाई बजाते थे। संगीत उनके लिए पैसा नहीं था, पूजा था। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए संगीत पैसा नहीं था। ये नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, काम है, पैसा है धंधा। ठीक, वो पैसा नहीं है, धंधा, व्यापार। ठीक है, पैसा नहीं था इनके लिए, क्या था, पूजा था। सादगी और समर्पण से जीवन जिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने सादगी और समर्पित रूप से जीवन जिया। रचना संगीत की दिव्यता, साधना और सांस्कृतिक समन्वय की महत्ता को रेखांकित करती है। सीधा क्वेश्चन आ जाए, नौबत खाने में इबादत रचना में का मूल विषय क्या है, उसमें क्या है, संगीत की दिव्यता पर प्रकाश डाला गया है। साधना और सांस्कृतिक समन्वय की महत्ता को बताया गया है। साधना, संगीत की साधना, सांस्कृतिक समन्वय, दो धर्म आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदू मंदिरों में वादन करना, मतलब कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया है। कुल मिला के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का चित्रण किया है किसने, यतीन्द्र मिश्र ने। इसका नाम क्या था, अमीरुद्दीन वगैरह आपने नाम पढ़े होंगे, 6 साल का अमीरुद्दीन, कई नाम आते हैं इसमें, शायद आपने ढंग से अगर पढ़ा है तो मेरे साथ। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है, और बड़ा भाई कौन सा, शमसुद्दीन जो 9 साल का है। यहाँ से शहीद पाठ की शुरुआत होती है। ठीक है, एक दुकान का भी जिक्र होता है, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान, कई चीजें आती है जो आपने पढ़ी होगी। ठीक है साथियों, तो आज ये हमने शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको आप ये पढ़ के भी जाओगे ना, आप अच्छे नंबर हासिल कर लोगे, इतना मैं कह सकता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट है आपकी इस किताब का, लास्ट पार्ट है संस्कृति। कौन सा पार्ट, संस्कृति। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संस्कृति, तो लेखक का नाम है बदंत आनंद कोशलैन। लेखक का नाम क्या है, बदंत आनंद कोशलैन। पाठ का नाम संस्कृति। पाठ की विधा निबंध। पाठ की विधा क्या, निबंध है। ठीक है, विधा क्या है, निबंध। विधा यानी प्रकार, मैंने पहले भी बताया, अब और बता रहा हूँ। विधा क्या है, प्रकार। ठीक है, अब देखो, बदंत आनंद कोशलैन कवि परिचय। सबसे पहले इनका जन्म 1905 में। जन्म कब, 1905 में। पंजाब है, पंजाब नाम सुना, पंजाब के अंबाला जिले में, पंजाब के अंबाला जिले के सोहना गांव में, पंजाब के अंबाला जिले के सोहना गांव में बदंत आनंद कोशलैन का क्या हुआ, जन्म हुआ, सोहना गांव में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1988 में होगी। ठीक है, और इन्होंने गांधी जी के साथ वर्धा आश्रम है ना, महाराष्ट्र, वहां पर भी ये रहे हैं। गांधी जी के साथ कौन सा आश्रम में, वर्धा आश्रम में इन्होंने, वर्धा मतलब नाम में जगह गए, वर्धा वो बुड्ढो वाला मत समझ लेना, वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, एक आश्रम है, यहाँ भी ये काफी टाइम रहे हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं पूछ ले, संस्कृति, जीवन की परख, भगवान बुद्ध और धर्मनिरपेक्षता, ये इनकी रचनाएं, किनकी, बदंत आनंद कोशलैन की रचनाएं हैं। ठीक है, वापस देखो, बदंत आनंद कोशलैन का जन्म 1905 में। जन्म कब हुआ,
1905 में, ठीक है। मृत्यु 1988। अगर परिचय वाला क्वेश्चन है क्या लिखोगे? भदत आनंद खोसला का लेखक परिचय लिखिए तो क्या लिखोगे? भदत आनंद खोसला का जन्म 1905 में पंजाब राज्य के अंबाला जिले के सोहना गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1988 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं संस्कृति, जीवन की परख, भगवान बुद्ध, धर्म निरपेक्षता है। इतना आप लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब हम इनका जो पार्ट है अपने सिलेबस में उनकी बात करेंगे। पार्ट है संस्कृति। संस्कृति क्या है उसके बारे में बताया, और ये क्या है? निबंध है, ठीक है। अब देखो इस पार्ट का सारांश देख रहे हैं, ठीक है। पूरा पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में लेखक ने संस्कृति का अर्थ केवल रीति रिवाज या परंपरा तक सीमित न मानकर इसे मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली चेतना बताया। देखो संस्कृति केवल परंपरा या रीति रिवाज ही नहीं है। संस्कृति केवल परंपरा या रीति रिवाज ही नहीं है। लेकिन क्या कहना जा रहा है कि संस्कृति का अर्थ केवल रीति रिवाज या परंपरा तक सीमित न रहकर उसे मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली चेतना कहा गया है। मतलब संस्कृति को लेखक ने मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली क्या कहा है? चेतना कहा है। संस्कृति मनुष्य को असभ्यता से सभ्यता की ओर ले जाती है। संस्कृति है जो असभ्य मनुष्य को सभ्य मनुष्य बनाती है। संस्कृति है जो असभ्य आदमी को क्या बनाती है? सभ्य बनाती है, ठीक है। आगे देखो लेखक के अनुसार संस्कृति का विकास कैसे होता है? त्याग, संयम, सहिष्णुता, करुणा और नैतिक मूल्य से होता है। अब क्वेश्चन आ जाए लेखक के अनुसार संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? तो क्या लिखोगे? त्याग, संयम, सहिष्णुता और करुणा और नैतिक मूल्यों से होता है। केवल भौतिक उन्नति को ही वे संस्कृति नहीं मानते। सिर्फ भौतिक उन्नति संस्कृति नहीं, भी आपने ये बिल्डिंग बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये खाली संस्कृति नहीं है, बल्कि मानवीय गुणों को सच्ची संस्कृति का। आप बड़ों का आदर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप बुजुर्गों को सम्मान दे रहे हो कि नहीं रहो, तभी आपकी अच्छी संस्कृति है। तो केवल भौतिक उन्नति को संस्कृति नहीं मानते, बल्कि मानवीय गुणों का विकास ही सच्ची संस्कृति है। ये पाठ हमें सिखाता है कि संस्कृति व्यक्ति और समाज दोनों को मानव शांति और सद्भाव की ओर ले जाती है। ये पाठ हमें क्या सिखाता है? संस्कृति, व्यक्ति और समाज। अगर देखो व्यक्ति आगे जाएगा तो समाज भी आगे जाएगा, व्यक्ति आगे जाएगा तो समाज भी क्या जाएगा? आगे जाएगा, ठीक है। तो ये पाठ हमें, एक मिनट है ना साथियों, ये बीच में क्या पेन वाला थोड़ा लपटा हो जाता है बार बार ना। तो संस्कृति व्यक्ति और समाज दोनों को मानवता, शांति और सद्भाव की ओर ले जाती है। खाली यही नहीं कि मानव आगे बढ़े, दोनों को आगे बढ़ाती है कौन? संस्कृति, ठीक है साथियों। संस्कृति केवल रीति रिवाज ही नहीं है, ये लाइन ध्यान में रखना, ये लाइन है ना अभी। संस्कृति का अर्थ केवल रीति रिवाज या परंपरा तक सीमित न होकर मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली चेतना क्या है? संस्कृति। और संस्कृति मनुष्य को असभ्यता से सभ्यता की ओर ले जाती है। ये चीजें इस पाठ में लेखक ने बताई थी, ठीक है। एक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का सिद्धांत के बारे में इन्होंने चर्चा करी थी। ये एक किताब की बातें हैं जो मेरे हिसाब से किताब में रहने दें, और आपने किताब पढ़ी होगी, सर ने अंडरलाइन करवाई होगी, कुछ आपने नोट्स बनाए होंगे, वो देख लेना। बाकी ये क्लास आप देख लेना, इससे आपके सारी चीजें कवर हो जाएगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है साथियों। तो आपकी क्षितिज किताब तो करीब करीब पूरी हो गई। अब हम कृतिका के 3 पार्ट है उनकी बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो शुरू करते हैं कृतिका। जय हिंद साथियों। आज हम जो कक्षा 10 में कृतिका नाम की एक दूसरी किताब है, जिसमें से करीबन 3 लेसन है आपके सिलेबस में, उनकी चर्चा हम करेंगे, वो भी शॉर्ट में सारांश के रूप में, ठीक है। सबसे पहले अपना तरीका वही है, कवि परिचय। शिवभोजन शाही का जन्म पूछ ले आपसे, तो शिवभोजन शाही का जन्म 1893 में हुआ था। गांव उनवास, गांव कौन सा? गांव उनवास, जिला भोजपुर। गांव उनवास, जिला भोजपुर में, ठीक है। गांव उनवास, जिला, एक मिनट ये सही से नहीं लिखा गया, हटाते हैं, इनको वापस लिखते हैं। शिवभोजन शाही का जन्म 1893 में कौन से गांव में? गांव तो था उनवास, गांव उनवास, जिला भोजपुर। गांव उनवास, जिला भोजपुर, गांव उनवास, जिला भोजपुर। कहाँ पर है? बिहार में। तो इनका जन्म हुआ था बिहार में, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1963 में। मृत्यु कब हुई? 1963 में। और इनकी प्रमुख रचनाएं है देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और इनका एक पत्र है, पूछ ले अगर आप ध्यान में रखो तो, मतवाला के ये संपादक भी थे। मतवाला पत्र है ना, मतवाला, इसके ये संपादक मंडल में शामिल थे। यह भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है साथियों। तो एक इनकी रचना, अगर और जिस 4 रचना की बात करते हैं तो स्मृति शेष इनकी एक चौथी रचना और है, ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो वापस देखो क्वेश्चन आएगा, शिवभोजन शाही का कवि परिचय लिखे, तो क्या लिखोगे? शिवभोजन शाही का जन्म 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष है। और इनकी पत्रिका मतवाला थी, जिसके ये संपादक मंडल में शामिल रहे, ठीक है। ये हो गया कवि परिचय वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं मूल पाठ का सारांश। मूल पाठ में क्या है? पाठ का नाम है माता का अंचल। पाठ का नाम क्या है? माता का अंचल। पाठ की विधा क्या है? उपन्यास। विधा क्या है पाठ की? उपन्यास। देखो विधा मैंने हर बार कहा है, आपको ध्यान में रखनी है। पाठ की विधा क्या है?
उपन्यास है इस पाठ की विधा। ठीक है, विधा आपको याद से याद रखनी है। ठीक है, विधा नहीं भूलनी है। विधा का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आप ही करोगे, हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पाठ की विधा उपन्यास है और रचनाएं देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार और स्मृति। इसके हमने बात कर ली। इस पाठ में क्या है, जो माता का अंचल पाठ है, इस पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम है भोलानाथ। बच्चे का नाम क्या है, भोलानाथ। ठीक है, और उसका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। आपने पढ़ा होगा, भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तो इसका ये पूरे दिन अपने पिताजी के साथ खेलता करता घूमता रहता था, सब चीजें उनके साथ होता, पिताजी खिलाते पिलाते, कई बातें होती। ठीक है, पिताजी के साथ हंसी मजाक भी करता, खूब सारी आपने चीजें पढ़ी होगी। लेकिन जब ये खेलते खेलते एक दिन लास्ट में इसको एक सांप दिख जाता है। क्या दिख जाता है, सांप। यानी ये कहीं कहीं घूमने गए थे, मतलब वहां एक सांप निकलता है। सांप निकलता है तो बच्चा दौड़ते दौड़ते आता है स्पीड से, सीधे ही पिताजी भी रहते हैं बाहर, लेकिन पिताजी के पास ना जाकर मम्मी के पास जाता है। तो इस पाठ का नाम तभी माता का अंचल रखा गया है कि जब संकट का समय आता है ना, तो बेटा या पुत्र या बच्चा किसके पास जाता है, संकट के समय बालक अपने पापा के पास ना जाकर माँ के पास जाता है। इसीलिए पाठ का नाम क्या है, माता का अंचल। ठीक है साथियों, माता के अंचल के बारे में आज हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। माता का अंचल एक भावनात्मक और आत्मकथात्मक रचना है। कैसी रचना है, आत्मकथात्मक, यानी आत्मकथात्मक उपन्यास है। ये क्या है, आत्मकथा कथात्मक उपन्यास, यानी लेखक ने अपने बारे में लिखा है, आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है, माता का अंचल एक भावनात्मक और आत्मकथात्मक रचना है। इसमें लेखक ने माँ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और ममता का सजीव चित्रण किया। इस पाठ में लेखक ने माता का जो निस्वार्थ प्रेम है, त्याग है और ममता का सजीव चित्रण किया। इस पाठ में माँ को बच्चे के लिए सुरक्षा, स्नेह और संस्कारों का आधार बताएगा। जिस तरह बच्चा मतलब डर के जा रहा है, सांप से डर के, लेकिन माँ के पास जाके वो सेफ अनुभव कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो उस सुरक्षा, स्नेह और संस्कारों को आधार बताया गया। बच्चा संस्कार किसे सीखता है, माँ से सीखता है। खूब सारे तो कहा गया ना, बच्चों की पहली गुरु उसकी माता होती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है। लेखक के अनुसार माँ का अंचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित सुरक्षित संसार होता है। लेखक के अनुसार माँ का अंचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित संसार होता है, जहाँ उसे प्रेम, विश्वास और जीवन मूल्य मिलते हैं। जहाँ उसे प्रेम मिलता है, विश्वास मिलता है और जीवन मूल्यों की सीख भी बच्चों को किससे मिलती है, शुरू में माँ से मिलती है। बेचारा पिता तो कमाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो पिता कम ही रहता है घर पे, माँ रहती है, तो सब चीजें माँ से सीखी जाती है। इसलिए माँ को प्रथम गुरु भी कहा गया है, अगर आपको ज्ञान हो तो। ठीक, ये रचना मातृत्व की महानता और उसके अमिट प्रभाव को उजागर करती है। ये पाठ मतलब माँ की महानता है, जो मातृत्व की महानता है और उसका अमिट प्रभाव है, उसको इस पाठ में दिखाया गया है, माता का अंचल पाठ में। तो इस पाठ के कुछ पात्र हैं, उनका आपको ध्यान में रखना है। कुछ शब्द आया, जैसे माँ के लिए क्या आया, महतारी। माँ के लिए क्या है इस पाठ में, महतारी। महतारी किसको कहते हैं, माँ को कहते हैं। कुछ पात्र है, बचपन का नाम है भोलानाथ है, मूल नाम तारकेश्वर नाथ है। खूब सारी चीजें हैं, ये आपको देखना है, ये कहाँ कहाँ खेलने जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये चीजें आपको थोड़ा देखना है। और कुछ गीत भी है इसमें, तो एक बेजू और मुसन तिवारी, ये भी इसमें पात्र है। बेजू है, मुसन तिवारी है, ठीक है ना। और एक शब्द आता है चिरोरी। क्या शब्द आता है, चिरोरी। चिरोरी का अर्थ क्या है, विनती, विनती। तो ये शब्द आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्यों सुनाए तो आप कर लोगे। ठीक है साथियों, तो अब हम देखते हैं अगला पाठ, आपके मधु कंकरिया का साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी, इस पाठ में क्या है, साना साना हाथ जोड़ी क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ जरा। साना साना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है, क्या है, एक प्रार्थना है। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है, क्या है, एक प्रार्थना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं साना साना हाथ जोड़ी। इनकी लेखिका कौन है, मधु कांकरिया। तो सबसे पहले लेखक परिचय। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में कहाँ पर हुआ, कोलकाता में। कहाँ पर हुआ, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, मधु कांकरिया का। इनकी मृत्यु का जिक्र मुझे अभी तक मिला नहीं है, हो सकता है जिंदा हो, जिंदा तो क्या है, लेकिन मृत्यु आपसे वैसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि मृत्यु को शुभ नहीं मानते, इसलिए नहीं पूछी जाती है। तो इनका जन्म 1957 हुआ। उनकी रचना है अपने सिलेबस में साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी विधा है यात्रा वृतांत। विधा क्या है इसकी, यात्रा वृतांत। ठीक है, फिर इनकी कुछ रचनाएं, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में इशू। ठीक है, तो ये इनकी रचना है। एक रचना और ध्यान रखो, तो बीतते हुए, कौन सी रचना, बीतते हुए, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है साथियों, साना साना हाथ जोड़ी, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे और अंत में इशू, ये किन की रचना है, मधु कांकरिया की ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करेंगे जो इनका यात्रा वृतांत है। ये क्या नाम इनका, मधु कांकरी, ये घूमने गई थी। देखो यात्रा वृतांत किसे कहते हैं पता है आपको, आजकल जो व्लॉग होता है ना, जैसे व्लॉग ये जाता है ना, हेलो गाइज वाला के, ये कुछ चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। कोई कहीं घूमने जाता है ना, वो चीजें बताते हैं, ये चीज ये है, ये चीज वो है। तो पहले क्या है, इतनी जो अभी जो माध्यम है ना, सोशल मीडिया के माध्यम है, और भी कई चीजें हैं, तो ये पहले ये चीजें नहीं थी। तो जब भी कोई लेकर घूमने जाता तो वहाँ जो अनुभव
अनुभव करता, जो चीजें देखता तो उसको लेखबद्ध कर लेता, उनको लिख लेता, उसे क्या कहा जाता था? यात्रा वृतांत। अब तो ये लोग आ गए इसकी जगह, तो अभी यात्रा वृतांत लिखते हैं लिखने वाले, लेकिन कम लिखते हैं। लेकिन यात्रा वृतांत किसे कहते हैं? वो लोग का पुराना रूप क्या है? यात्रा वृतांत। अब देखो हम देखते हैं इस यात्रा वृतांत में क्या है। देखो आपने यात्रा वृतांत शायद पढ़ा होगा क्लास में, इसमें गंगटोक शहर का वर्णन होता है, शायद आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, सिक्किम है ना, उसकी राज्य की राजधानी है। इसमें क्या है, वहाँ के लोग जो मेहनती लोग हैं उनके प्रति जो उनकी मेहनत है, उनके प्रति सम्मान, कई चीजें इस पाठ में दिखाई गई है, शायद सर ने आपको पढ़ा होगा। इसमें देखो लेखिका यूमथांग जाती है, एक जगह आती है, कौन सी? यूमथांग। यूमथांग भी जाती है, शायद आपने देखा होगा। और कंचनजंगा भी इनको दिखाई देती है, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का जिक्र कहते हैं। और गंगटोक यानी एक यूमथांग, यूमथांग को किसका शेर कहा गया? यूमथांग यानी घाटियां, यूमथांग यानी घाटियां, कई बार आया ना, इसमें अर्थ भी आया पाठ में, आप देखना। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सेवन सिस्टर वाटरफॉल आता है। क्या नाम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये क्या है? सेवन सिस्टर वाटरफॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ये झरना है। क्या है? वाटरफॉल, ये झरना है। ये भी इस पार्ट में आता है। ये क्या है आप देखना, मुझे बताना, कमेंट करना, या आप एक बार देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। एक धर्म चक्र है जिसे प्रेयर व्हील कहा गया है। इसके बारे में क्या है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी बात कही है। ठीक है, और एक कवि लॉन्ग स्टॉक गए जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, ये भी हमने पढ़ा था किताब में। ठीक है, और सिलीगुड़ी भी ये गए थे, और तीस्ता नदी का जिक्र हुआ था। एक झरना था, कौन सी नदी पर था आप मुझे बताना। और कुछ पात्र इसमें जैसे नारगे है, जो भी है आपको आराम से देखना। पलामू और गुमला के जंगलों में भी ये गए, मतलब खूब जगह लेखिका घूमने गई, वहां का चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है, और ये बोकू, बोकू किसे कहते हैं? सिक्किम का जो पहनावा है, जो परिधान है, उसे क्या कहते हैं? बोकू। सिक्किम का जो पहनावा है या परिधान है, उसे क्या कहते हैं? बोकू। इसका भी चित्रण हुआ है। ठीक है, तो करीब करीब आप वो पार्ट देखोगे तो सब चीजें आपको मिलेगी। और वहां पर दूध के लिए कौन सा जानवर काम में लेते हैं? बर्फीले क्षेत्रों में याक, याक का भी वर्णन हुआ है। ठीक है, और गंतो का मतलब क्या है? पहाड़, ये भी इसमें जिक्र हुआ है। ठीक है साथियों, तो अब हम इस पार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पार्ट में क्या है। तो ये पार्ट तिब्बत यात्रा पर आधारित है। ये पार्ट किस पर आधारित है? ये पार्ट तिब्बत यात्रा पर आधारित है, जिसमें लेखिका ने तिब्बती जनता के सरल, शांत और करुणा जीवन का संवेदनशील चित्रण किया है। वहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विनम्रता और आस्था के साथ जीवन जीते। वापस देखो, ये पाठ तिब्बत यात्रा पर आधारित है, जिसमें लेखिका ने तिब्बत की जनता के सरल, शांत और करुणा में जीवन का संवेदनशील चित्रण किया है। वहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विनम्रता और आस्था के साथ जीवन जीते हैं, उसका चित्रण किया है। सिक्किम भी बीच में पड़ता है, तो सिक्किम भी ये गई। युमथांग का नाम हमने पढ़ा था। काफी चीजें हैं इस पाठ में पढ़ी थी। भारतीय आर्मी का शेखर दत्ता, ये भी आता है इसमें। ठीक है, तो साना साना हाथ जोड़ी तिब्बतियों के नम्र अभिवादन का प्रतीक है। तो ये तिब्बतियों की प्रार्थना है, साना साना हाथ जोड़ी, जो उनके संस्कार और मानवता को दर्शाता है। ये रचना हमें क्या सिखाती है? सहिष्णुता, शांति और करुणा का संदेश देती है। ये रचना हमें सहिष्णुता, शांति और करुणा का संदेश देती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस पाठ में कुल मिला के लेखक के जो यात्रा के अनुभव है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी है। अगला पार्ट और लास्ट पार्ट अपने हैं अज्ञेय। कौन सा पार्ट? अज्ञेय का पार्ट है। पार्ट का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, तो पाठ का नाम याद रखने से पहले आपको अज्ञेय का नाम याद रखना है। अज्ञेय का नाम याद रखना है। अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जा सकता है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय इनका नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो आप, इस पाठ का नाम क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ की विधा क्या है? आत्मकथात्मक निबंध है, मतलब आत्मकथा है निबंध के रूप में। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर इनका परिचय, जैसे हमने सबका देखा, इनका भी देखना। तो इनका जन्म कब हुआ? 1911। जन्म कब हुआ? 1911। देवरिया जिले के, देवरिया जिले के, देवरिया जिले के कुशीनगर, देवरिया जिले के कुशीनगर इलाके में। ये कहाँ पर है? यूपी में है, यूपी में। ठीक है, अब वापस देखो, अज्ञेय का जन्म 1911 देवरी जिले के कुशीनगर इलाका में, यूपी में है जो जगह, वहां पे इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1987 में। मृत्यु कब? 1987। जन्म 1911 देवरिया जिले के कुशीनगर इलाके में। ये कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने, अजनबी, किन की रचनाएं? अज्ञेय की। ठीक है, और रचनाएं जैसे भगन है, कौन सी? भग्न दूत, भग्न दूत, चिंता, खूब सारी रचना, भग्न दूत, चिंता, इतियल। तो आपको कुल मिलाकर इनकी 4 रचनाएं याद रखनी है कम से कम, जो आपके लिए
इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो अब हम इनका मूल पाठ है वो सारांश एक बार देख लेते हैं। तो पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ की विधा आत्मकथात्मक निबंध। ठीक है, तो इस पाठ में क्या, इस पाठ में अज्ञे ने लेखन के उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, इस पर इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, जब अब देखो, वे कहते हैं, वे अज्ञे कहते हैं कि वे यश, धन या प्रसिद्धि के लिए नहीं, मतलब ये क्यों लिख रहे हैं, यश के लिए नहीं, कि समाज वाह वाही करे इसलिए नहीं, पैसे कमाए इसलिए नहीं, उनको प्रसिद्धि मिले इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, बल्कि अपनी आंतरिक अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति के लिए। लेखक क्यों लिख रहे हैं, आंतरिक अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति के लिए और खुद की खुशी के लिए ये लिख रहे हैं, आंतरिक अनुभूति के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, लेखक उनके लिए स्वयं को समझने और सत्य की खोज का माध्यम है। लेखन ये लिख क्यों रहे हैं, जैसे ये खुद को समझ रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, कि खुद को समझ रहे हैं, मैं कैसा लिख रहा हूँ, खुद को समझने के लिए और सत्य को खोजने के लिए लेखक लिख रहा है, ना कि यश, धन या प्रसिद्धि के लिए। ठीक है, आगे देखो, अज्ञे के अनुसार केवल समाज के प्रति, अज्ञे के अनुसार लेखन समाज के प्रति एक क्या है, उत्तरदायित्व भी है। लेखन क्या है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि लेखन अपने समय की सच्चाइयों को ईमानदारी से व्यक्त करता है। क्योंकि जैसे आज आप लिख रहे हो, आज आपने जो लिखा 20 साल बाद या 50 साल बाद आप खुद पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा उस टाइम का भी क्या जमाना था। तो लेखन क्या है, अपने समय की सच्चाइयों को ईमानदारी से क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इसलिए लेखक लिखना चाह रहा है। क्यों लिखना चाह रहा है, वापस आपसे पूछ ले, क्या पैसों के लिए, यश के लिए, नहीं। तो ये क्यों लिख रहा है, आंतरिक अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, और लेखन एक ऐसी चीज है जो समय की सच्चाइयों और ईमानदारी से व्यक्त करता है। समय की सच्चाई को ईमानदारी से व्यक्त कौन करता है, लेखन। तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट साहित्य की सार्थकता और लेखक की चेतना को स्पष्ट करता है। ठीक है साथियों, तो अब हमारे करीब करीब पार्ट सारे पूरे हो गए। अब आपके जो अपठित गद्यांश है, निबंध है, पत्र है, व्याकरण है, इनका एक वीडियोज में और लेके आऊंगा। उम्मीद है आपको इन वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।